नंबर 41 से देखना है। तो है ना, और आई लगातार कर रहे हो, अगर ईमानदारी से आपने काम किया है तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, अच्छा हाँ, हम आपको बता दें मैकेनिक्स में हमने 40 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 41 से देखना है। 40 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 41, जो आपका टेस्ट नंबर 12 चल रहा मैकेनिक्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स के टेस्ट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है। अब हम लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 41 से देखना है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। ठीक है, अभिषेक कुमार गुप्ता, खुश रहो बेटा। अभिषेक वर्मा, नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है खास, कोई आवश्यकता नहीं है। अभय पटेल कह रहे हैं 39 नंबर स्किप था। ठीक है, उसको जो है करा देंगे इसी में लास्ट में, है ना, उसको लास्ट में करा देंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 80 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं ना। ठीक है, अभी तो 41 नंबर है तो उसको भी करा देंगे। टोटल 80 क्वेश्चन है आप लोगों की किताब में पीछे, वो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, परेशान हो। ठीक है, जो पहले सिंपल वाले हैं पहले वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण उदाहरण है। जो आतिशबाजी होती है उसमें केमिकल्स होता है, उसमें रसायन का उपयोग किया जाता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो आतिशबाजी होती है उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? जब विस्फोट होता है आवाज उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक क्रिया से आवाज पैदा होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा आतिशबाजी। ठीक है, इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और जो हमने बताया था, जनरेटर या डायनमो। डायनमो का क्या काम है? डायनमो का काम हमने नोट कराया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। बार बार हम बता रहे हैं इसको, यूपी कैडेट में आता है। यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में, याद कैसे रखेंगे? डायनमो का मतलब होता है जनरेटर, डायनमो का मतलब जनरेटर होता है, इसे जनित्र कहते हैं। जनित्र मतलब जनरेटर, डायनमो जो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है? बिजली। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा मिलती है। कहां से? यांत्रिक ऊर्जा से हमें क्या मिल जाती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। इतनी बात सबको समझ में आ जाना चाहिए। और जो वैद्युत मोटर का काम है, वैद्युत मोटर लिख लो जरा। वैद्युत मोटर क्या करता है? वैद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? वैद्युत मोटर बदलता है। वैद्युत मोटर का काम है काम करने का, काम मतलब मैकेनिकल काम। यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, कुछ और बेसिक चीजें हम बता देते हैं आप लोगों को। जैसे सवाल पूछ लिया जाए, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा, डीसी कहते हैं। दिष्ट धारा को बोलते हैं डीसी। प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदलने वाली युक्ति, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति का नाम है, नोट कर लो, दिष्टकारी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं रेक्टिफायर। इसी को कहते हैं रेक्टिफायर। जो प्रत्यावर्ती धारा को, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को यानी एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, उसे दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। ये एक क्वेश्चन के पीछे जो अतिरिक्त चीजें मैं लिख रहा हूं, इनको जानना बहुत जरूरी है। अल्टरनेटिंग को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति का नाम है दिष्टकारी, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। उसे रेक्टिफायर भी कहा जाता है। एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति दिष्टकारी होती है। अगला पॉइंट है, दिष्ट धारा मतलब डीसी को एसी में, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाली युक्ति, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाली युक्ति, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाली युक्ति, इसका नाम है इन्वर्टर। इसका नाम है इन्वर्टर। जो इन्वर्टर होता है उसका काम क्या है? उसका काम है डीसी को एसी में बदलना। देखो, जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर काम करना शुरू कर देता है। इन्वर्टर की सप्लाई जो है घूमने लगती है घरों में। तो जब बिजली चली जाती है, देखो जब तक बिजली आ रही होती है प्रत्यावर्ती धारा दौड़ रही होती है। ठीक है, अब जैसे ही देखो जो बैटरी होती है, बैटरी और उसी के ऊपर इन्वर्टर आप लोगों ने देखा है। जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे तो देखे हैं, बहुत सारे लोगों को घर में लगा है, वो देखे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके ऊपर एक डिब्बा रखा होता है, उसका नाम इन्वर्टर है। वो क्या करता है, जो बैटरी में ऊर्जा होती है वो डीसी होती है। बैटरी कौन सी धारा प्रदान करेगा? डीसी। अब वो जो डिब्बा, उसका क्या फंक्शन है? वो जो रखा रहता है डिब्बा, वो इन्वर्टर होता है। उसका काम क्या है कि बैटरी की जो डीसी ऊर्जा है, जो डीसी धारा है, उसको एसी में बदल करके फिर से सप्लाई दे देता है। तो डीसी को एसी में बदलता है। बैटरी से निकली हुई धारा क्या होती है? डीसी होती है। वो इन्वर्टर क्या करता है? उसको एसी में बदल देता है, प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है, डीसी को एसी में बदल देता है। ठीक है,
उसे कहते हैं इन्वर्टर। बस इतना ही जानना जरूरी है कि इनका काम क्या है, इतना डिटेल नहीं पढ़ना आपको, केवल ये पॉइंट वाइज आपको पढ़ लेना है। अब इनके बारे में डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आएगा तो जनरल क्वेश्चन आएगा विज्ञान का। अब देखो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है ये भी बता देते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है ये प्रत्यावर्ती विभव, एसी विभव परिवर्तक इसको कहते हैं, एसी विभव परिवर्तक, इसको एसी विभव परिवर्तक कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है एसी विभव परिवर्तक होता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने वाली युक्ति, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने वाली युक्ति, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उसको चेंज करने वाली युक्ति जो होती है उसका नाम है ट्रांसफार्मर, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम है कि वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलेगा, ठीक है। अमन गौतम पूछ रहे रेक्टिफायर कहां लगा होता है। रेक्टिफायर बेटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में लगे होते हैं, जहां पर क्या होता है एसी को, जो घरों में सप्लाई है ये एसी है, एसी को डीसी में बदलना होता है, रेक्टिफायर होता है। टीएन संधि डायोड को कहते हैं रेक्टिफायर, एक युक्ति होती है जिसका नाम टीएन संधि डायोड, उसे कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाने या बढ़ाने के लिए किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम ट्रांसफार्मर है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, ध्यान देना, डीसी पर नहीं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, आंसर लिख लो, केवल एसी पर, केवल प्रत्यावर्ती धारा पर, केवल प्रत्यावर्ती धारा पर, केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता है, डीसी पे काम ही नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती पर काम करेगा और प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। अब अगर कहा जाए प्रत्यावर्ती धारा को घटाने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, देखो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाने बढ़ाने के लिए, घटाना हो अथवा बढ़ाना हो, उसके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। अगर आपसे कहा जाए प्रत्यावर्ती धारा को कम करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित या कम करने के लिए उपयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए या कम करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित अथवा कम करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं चोक कुंडली, उसे बोलते हैं चोक कुंडली। ध्यान देना, ट्यूबलाइट के साथ में चोक नाम सुना होगा, ट्यूबलाइट के साथ में जो लगा होता है उसे कहते हैं चोक। अगर कभी प्रत्यावर्ती धारा बढ़ जाए, कभी प्रत्यावर्ती धारा बढ़ जाए तो उसको बढ़ने से रोकेगी, मतलब घटा देगी, वो चोक कॉइल होती है। क्या होती है, चोक कुंडली। तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है चोक कुंडली। क्या बोलते हैं, ये चोक कुंडली होती है। इतनी बात सबको समझ में आया। आलोक कुमार आपका कमेंट आ रहा है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा को कम करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल करेंगे उसे चोक कुंडली कहते हैं। अब एक चीज पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सामान्य सवाल है, जनरल क्वेश्चन। किस सिद्धांत पर, जो तुम्हारी किताब में नई चीजें दी गई वो लिखवा है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका आंसर है स्वाप्रेरण, इसका आंसर है स्वाप्रेरण। चोक कुंडली किस सिद्धांत पे काम करती है, स्वाप्रेरण। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है अन्योन्य प्रेरण, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण और जो है चोक कुंडली स्वाप्रेरण, ठीक है। स्वाप्रेरण केवल इतना याद रखना, स्वाप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण जानने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना ही पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये याद रखना।
ठीक है, अन्योन प्रेरण और स्व प्रेरण। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम आधारित है, लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है। ठीक है, और भी है ऊर्जा संरक्षण पर, जैसे बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण है। कैलोरी मिति का सिद्धांत, कैलोरी मिति का सिद्धांत, कैलोरी मिति का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम, ये भी क्या होता है, ये सब ऊर्जा संरक्षण है। सारे के सारे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बर्नौली का प्रमेय, कैलोरी मिति का सिद्धांत और किरचॉफ का वोल्टता का नियम या लेंज का नियम, ये सब ऊर्जा संरक्षण है। ठीक है, सोनू पाल, एक पॉइंट बेटा सब बताया जाएगा। ठीक है, यहां तक लेंज का नियम, बर्नौली का प्रमेय, कैलोरी मिति का सिद्धांत, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, ये सब ऊर्जा संरक्षण होता है, ये सब ऊर्जा संरक्षण है, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ठीक है, हर्ष शर्मा। चलो जल्दी से बताओ बराबर। लेंज का नियम क्या है, हाईलाइट कर लो। लेंज का नियम बेटा, अब यहाँ लेंज का नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि लेंज का नियम क्या है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम समय बर्बाद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10-5 मिनट अभी व्याख्या करेंगे, कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। अगर फायदा मिले तो कर दें, है ना, उससे फायदा नहीं मिलने वाला। लेंज का नियम बस इतना ही मतलब रखना है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। यहाँ तक कि एयरफोर्स का पेपर हुआ, अगर तुम लोगों को एयरफोर्स में बैठा देते, ठीक है, तो तुम लोग 25 में 25 करके आते, 25 में 25। समझिए बात कि नहीं, जितना एग्रीकल्चर में पढ़ाते हैं सिर्फ इतना ही एयरफोर्स में आया था, है ना। दाव का बीमा, समझिए बात, नहीं सब पूछा जाता है, बेसिक चीजें, बल का मात्रक, 25 का 25 तुम लोग कर लेते, है ना। तो इसलिए वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है, फालतू चीजें पढ़ाते ही नहीं। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम है, लिख लो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम माइक्रोफोन। और इसका उल्टा, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, बदलने वाली युक्ति। ठीक है, इसका नाम लाउड स्पीकर, ये जो पहला ऑप्शन, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में जब बोलते हो तो आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक है, जब बोलोगे तो क्या होगा, यहां पर आवाज सुनाई पड़ेगी, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा वहां पर ध्वनि ऊर्जा में बदलेगी। विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर का काम है। ठीक है, यहां समझ में आ गया होगा सभी को। चलो ये क्वेश्चन पीछे वाले करना बहुत जरूरी, जो आपकी किताब में है ना, उनको करना जरूरी है कि क्वेश्चन। अब देखो जैसे 80 क्वेश्चन है, 80 में 70 तो आसान है, 70 आपके कोर्स के, 10 क्वेश्चन ऐसा जो आपके सिलेबस में नहीं है, अब पीछे पता नहीं कहां से उठा के रख दिया है। ठीक है, तो उनको भी हम लोगों को अच्छे से करना है, अच्छे से मतलब कम से कम कोई नहीं तो आंसर तो याद ही कर ले, और भी सही उत्तर, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं सही दिया हो। बहुत सारे बच्चे जो केवल उत्तर याद करते हैं, ऐसा नहीं है, उसका सही उत्तर याद करना जरूरी है। हम कहते हैं जितना पीछे सवाल दिया है उसी में से दे दिया जाए, बच्चे अटक जाएंगे, क्योंकि उसी में आउट ऑफ सिलेबस है बहुत सारी चीजें। असत्य तुला के पलड़े पर कोई वस्तु रखने पर उसका द्रव्यमान W1 आता है, तथा दूसरे पलड़े पर रखने पर W2 आता है, उसका वास्तविक द्रव्यमान बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, W बराबर हो जाएगा √W1 × W2। ये सबको याद भी होगा, पहले पढ़ा चुके हैं सब, बहुत सारी चीजें हम लोग पहले भी जान चुके हैं, है ना। देखिए, घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, तो सबसे पहले ये देखो कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर होता है 2π/T, पहले तो याद रखो। ओमेगा बराबर होता है 2πn, n का मतलब आवृत्ति होता है, n आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय वेग, t आवर्तकाल, ओमेगा कोणीय वेग। ठीक है, अब घड़ी के घंटे 3 सुइयां होंगी, जैसे मान लो एक घड़ी है, यहाँ पर घड़ी बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सुई है, एक उससे बड़ी है और एक सबसे बड़ी है। ये जो सबसे छोटी वाली है घंटे वाली है, ये मिनट वाली है, सेकंड वाली है, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। ठीक है, तो तीनों का आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और घंटे वाली, घड़ी के घंटे वाली सुई का, घड़ी की घंटे वाली सुई का आवर्तकाल,
सुई का आवर्तकाल, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, मतलब घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? 12 घंटे। घड़ी की घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 12 घंटे हो जाएगा। और अगर कह दिया जाए मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा होता है। मिनट वाली सुई का 1 घंटा, 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी। और जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 1 मिनट यानी 60 सेकंड होता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ये तीनों सुइयों के आवर्तकाल पहले याद करिए और नोट भी कर लो प्रॉपर तरीके से। घड़ी के घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा और सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 1 मिनट यानी 60 सेकंड होता है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड, ठीक है। घड़ी के घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड या 1 मिनट होता है, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग बताना है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना। ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सेकंड वाली सुई है यहाँ पर 60 सेकंड, आवर्तकाल की जगह 60 सेकंड, 2 से काट दो, कितना आएगा? 30। कितना आ जाएगा? पाई बटे 30 रेडियन पर सेकंड। पाई बटे 30 रेडियन पर सेकंड। विकल्प नंबर बी हो जाएगा पाई बटे 30 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अब ये सवाल देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्र बल का सूत्र mv² बटे r। mv² पान r होता है या बराबर होता है mr ओमेगा स्क्वायर। वृत्तीय गति में बताया था अभिकेंद्र बल mv² बटे r भी होता है या m r ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अभिकेंद्र त्वरण AC का जो सूत्र होता है, एक तो ये होता है a बराबर v² पान r और एक AC बराबर होता है r ओमेगा स्क्वायर। ये अभिकेंद्र त्वरण है और ये जो दो सूत्र हमने लिखा है इसको अभिकेंद्र बल का सूत्र कहते हैं। mv² पान r या m r ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा mv² पान r। mv² पान r होगा। चलिए इसको बताइए। पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाने पर पानी नहीं गिरता है। अगर ऊर्ध्वाधर में बाल्टी को घुमाएंगे जब बाल्टी ऐसे हो जाती फिर भी पानी नहीं गिरता, क्योंकि उस पर अपकेंद्र बल लगता है। अपकेंद्र बल की वजह से अपकेंद्र बल जो है बाल्टी के पानी को बाल्टी की तली में ऊपर की ओर खींचे हुए होता है, उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल होता है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। अभिकेंद्र बल त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है, अपकेंद्र बल बाहर की ओर होता है। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बीच का कोण 180 अंश होता है। ये अपकेंद्र बल हो जाएगा। अपकेंद्र बल जो होता है वो एक काल्पनिक बल होता है। अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है। इसका बताओ। एक सरल आवर्त दोलन का तात्कालिक विस्थापन x बराबर a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 4 है, ठीक है। पूछा गया है किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी, किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी, ये बताना है। चाल अधिकतम कब होगी? ये भी एक तरीके से बाहर का सवाल है, आपकी किताब का नहीं है, कहने का मतलब आपके कोर्स का नहीं है, पीछे दिया गया है। इसमें बताओ कितने लोगों को आंसर याद है? जिन्होंने पीछे से रिवीजन किया होगा उनको तो याद होगा। बताइए सभी लोग, फटाफट बताओ। देखा कितने लोगों को उत्तर याद है? मिसाल का अलग आंसर आ रहा है, रुचि पटेल का अलग है, मोन्टू का अलग है। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। देखो ऐसे बेग जो निकालते हैं ये निकाल कर दिखा दे रहे हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं। बेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन की दर। v बराबर होता है dx by dt। dx by dt होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने से वेग आता है। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने से क्या आता है? वेग आता है, ठीक है। सुन लो ध्यान से। अब इसका अवकलन करो जरा। इसका अवकलन करोगे यहां पर a तो रहेगा ही, cos का होता है साइन, ये cos का होगा माइनस साइन, a तो रहेगा माइनस लिखोगे, a लिखोगे साइन थीटा का cos थीटा होता है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ये आपके सिलेबस में नहीं हम हल कर रहे हैं, ये जो हल करने का प्रक्रम है ये आपके सिलेबस का नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ उत्तर निकालेंगे कि उत्तर कैसे आएगा। आप लोगों ने रट रखा होगा, इसको जो है रटे रहो। इसका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना है आंसर। क्या टिक करोगे? अभी हम जो निकाल के दिखाएंगे। v बराबर dx by dt। माइनस क्यों आया? cos का माइनस होता है, माइनस साइन होता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ये आ गया। अब देखो यहां पर जब अंदर वाले का करते हैं ये पाई बाई 4 का 0 होता है और ओमेगा टी में ओमेगा आ जाता है, बाहर आएगा ओमेगा, बाहर क्या आएगा? ओमेगा आएगा। फिर क्या करते हैं? अधिकतम हमें चाल बतानी है, तो अधिकतम अगर हमें चाल बतानी है तो क्या करेंगे? यहां पर जिस चीज कह रहा चाल किस समय पर अधिकतम होगी, चाल के बारे में बताएगा, विस्थापन के बारे में नहीं। चाल किस समय अधिकतम होगी। एक बार अवकलन और कर दो, एक बार और अवकलन करोगे जब चाल का या वेग का त्वरण आएगा। a बराबर होता है dv by dt। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, dv by dt कर दो,
यहां पर अब की बार साइन का कॉस हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, ए ओमेगा रहेगा, एक और ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमने क्या किया, विस्थापन का एक बार अवकलन किया, वेग आया। वेग का अवकलन हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि कह रहा किस समय पर चाल या वेग अधिकतम होगा, किस समय पर अधिकतम होगा, इसलिए हमने अवकलन करके अवकलन कर देंगे वेग का समय के सापेक्ष, और इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, इसी को जीरो के बराबर। ठीक है, जीरो के बराबर, जब इसको जीरो के बराबर करोगे, जीरो बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, सोल्यूशन इसका कठिन है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, है ना, अवकलन क्योंकि जानते नहीं, अवकलन है नहीं सिलेबस में, जीरो बटे ए ओमेगा स्क्वायर जीरो, क्या होगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 बराबर जीरो हो जाएगा। ये कॉस कितने का मान जीरो होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम होगा 4, 2 दूना 4, 2 पाई माइनस पाई, कितना आएगा पाई, ओमेगा टी बराबर पाई बाई 4, तो टी बराबर ये ओमेगा नीचे पाई बटे 4 ओमेगा, पाई बटे 4 ओमेगा। कुछ लोगों ने ए ऑप्शन बताया था, कुछ लोगों ने बी बताया था। देखो ज्यादातर बच्चों ने जो है ऑप्शन बताया था बी, और बी आंसर जो है गलत है, बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में पीछे, उनको हम हल तो कर देंगे, दिखा देंगे कैसे आया है। इतनी देर इसको बताने का अर्थ ये है कि आपके दिमाग में आ गया कि हाँ कंफर्म है इस प्रश्न का आंसर जो है कौन सा है, ए है। लेकिन अगर आपको ये सोल्यूशन नहीं आया, इनसे कोई मतलब ना रखिए, इसका सीधे सीधे आंसर आपको याद रखना है, पाई बटे 4 ओमेगा, पाई बटे 4 ओमेगा। अगर इसके अलावा कोई इसी प्रकार का दूसरा सवाल आ जाए, अगर दूसरा सवाल आ जाए तो आप उस सवाल को वहां छोड़ के चले आएंगे, उलझेंगे नहीं। अगर एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो उन प्रश्नों को करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस सवाल अगर हम चाहते तो इसको भी आप कर लेते, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए आपको 15 दिन इसका कोर्स पढ़ना पड़ेगा मैथ और बायो का, तो कोई फायदा नहीं। अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है कोई अर्थ नहीं उसका, उसकी जगह आप दूसरा जीएस याद कर लीजिए, उसकी जगह आप जो एग्रीकल्चर रट लीजिए, उसकी जगह आप बायो रटिए, केमिस्ट्री रटिए, कोई समस्या नहीं है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझे कि नहीं, ये घबराए नहीं कि एक आध क्वेश्चन देखो हर सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि जो टॉप करता है वो जरूरी नहीं कि 200 का 200 क्वेश्चन करके आता हो। ठीक है, तो अब आज से अगर कोई सवाल आता है तो आप आंसर क्या करोगे, पाई बटे 4 ओमेगा। अब हम ये टेस्ट में भी देंगे, टेस्ट में देकर के इसको रटा देंगे सवाल को, जितने आउट ऑफ सिलेबस है। ये पाई बटे 4 ओमेगा याद रखो, सरल आवर्त दोलन का तात्कालिक विस्थापन दिया है, और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, याद करने का तरीका चाहो तो समझ लो, पाई बाई 4 तो लिखा ही रहने दो, पाई बाई 4 लिखा रहने दो, ये ओमेगा समझ लो यहाँ नीचे आ गया है, पाई बाई 4 ओमेगा, ऐसे आपको पता चल जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। 47 नंबर सवाल। अगला देखिएगा 48 नंबर सवाल, किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई को 4 गुना कर दिया जाएगा, तो कह रहा वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई इस फार्मूले में कहीं है ही नहीं, लंबाई चाहे जितना बदल दो सरल लोलक की, स्मॉल जी के मान में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या होगा, लंबाई से प्रभावित ही नहीं होगा, है ना, लंबाई से प्रभावित नहीं होगा। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है जरूर लंबाई पर डिपेंड करता है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल का मतलब लंबाई और जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो आवर्तकाल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करेगा, लेकिन गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। और यहाँ पर लंबाई का जी से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ये सवाल हमने टेस्ट में दे रखा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखें, गति करते हुए सरल लोलक के अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, जब बच्चों अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है तो ऊंचाई पर होता है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में ऊंचाई पर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा शून्य या न्यूनतम होती है। गतिज ऊर्जा न्यूनतम या शून्य होती है, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, आयाम एक सदिश राशि है। ठीक है, ध्यान देना। तो बोलो क्या आंसर होगा, ये भी टेस्ट में आया हुआ है। गति करते हुए सरल लोलक का अधिकतम विस्थापन की स्थिति आयाम की स्थिति में बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। ये स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी। ये भी सवाल हो चुका है एक बार, दोबारा से बता रहे हैं। और जब एग्जाम का समय होगा तो 8-8 घंटे की रात में क्लास आपकी भी होगी। ठीक है, एक ही दिन में पूरा रटा करके भेजेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, पूरा रिवीजन होगा, है ना, पूरा कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले आप अपने आप नहीं पढ़ पाओगे, अपने आप नहीं पढ़ पाओगे, पूरा एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। हाँ, पूरी रात रिवीजन होगा, घबराए नहीं आप, आपको पूरा तैयारी करा के ही भेजा जाएगा। बस अभी क्या है ना, अभी जितना हम रटा रहे हैं उसको रखिए, और जब एग्जाम के पहले की बात होगी तो जितने 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे सब पूरा बोल दिया जाएगा। ठीक है, पेपर कठिन नहीं आएगा, ध्यान दो। सरल आवर्त गति करते हुए कण का उसकी साम्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब विस्थापन दिया गया 2 सेंटीमीटर, साम्य स्थिति से जो दूरी होती है उसे कहते हैं विस्थापन, उसे कहते हैं विस्थापन। विस्थापन 2 सेंटीमीटर और उतने मीटर दूरी पर त्वरण दिया गया है। त्वरण कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, आवर्तकाल बताना है। एक सूत्र सभी लोग लिख लो, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल, इसका सूत्र होता है T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, ये याद रखना, ठीक है। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण होता है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन अगर त्वरण पता है तो आवर्तकाल का ये सूत्र होता है, इसी में रखो 2 पाई अंडर रूट, विस्थापन कितना है 2 सेंटीमीटर और त्वरण कितना है 18, ये हो जाएगा 2 1 के 2 दोनों 18, ये 2 पाई लिखा रहने दो, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, कितना आंसर आएगा 2 पाई बटे 3। क्या सूत्र लगाया 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, ये भी आपकी किताब में नहीं है, केवल सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2 पाई अंडर रूट LG। अब वो जानना चाहता है कि तुम इस सवाल को कर पाओगे कि नहीं। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे G, L को विस्थापन समझ लेना, G को त्वरण समझ लेना, L का मान रख दो वही विस्थापन और G का मान त्वरण रख दो, उत्तर आ जाएगा 2 पाई बटे 3। इसका आंसर क्या होगा बी, इसका न्यूमेरिकल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। जब सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन और त्वरण पता हो, आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए T बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर सवाल है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल दो बातों पर निर्भर करता है, एक डोरी की प्रभावी लंबाई पर, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर, गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देना इस पॉइंट को। आगे देखते हैं 52 नंबर सवाल देखिएगा, एक लिफ्ट G/3 त्वरण से, एक लिफ्ट G/3 त्वरण से नीचे आ रही है। इस लिफ्ट यहां पर लिफ्ट होगा, इस लिफ्ट में L लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल, देखो जब लिफ्ट नीचे आती है, लिफ्ट का नीचे आते समय ये याद रखना, लिफ्ट का नीचे आते समय प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, लिफ्ट का पहले पॉइंट नोट करो, लिफ्ट का नीचे आते समय प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, G-A, ये सूत्र होता है। लिफ्ट का नीचे आते समय प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे आएगी तो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होता है G-A, ठीक है। लिफ्ट का ऋतिक सिंह, नहीं बेटा ऊपर भी सेंटीमीटर में है नीचे भी सेंटीमीटर में है, इसलिए नहीं बदलेगा, ठीक है। ऊपर भी सेंटीमीटर में था विस्थापन और नीचे भी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में था, इसलिए नहीं बदला था, ठीक है। लिफ्ट का नीचे आते समय प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण G-A, और लिख लो ऊपर जाते समय, लिफ्ट का ऊपर जाते समय प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होता है G+A। ऊपर जाते समय G+A होता है, नीचे आते समय G-A होता है। प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाते समय G+A, नीचे आते समय G-A, ये पहली बात, ये कहानी पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर लिफ्ट G/3 त्वरण से नीचे आ रही, G/3 का मान, इसका मतलब A है, जिस त्वरण से लिफ्ट नीचे आती है उसे A कहते हैं, तो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा G-A, और A की जगह G/3 हो जाएगा, G/3 हो जाएगा, ये 3G - G कितना 2G/3, 3G - G 2G/3, ठीक है। A त्वरण से नीचे आ रही है, G-A होगा, G-A फार्मूला लगाया गया यहाँ पर, नीचे आते समय त्वरण G-A, G की जगह G, 1 की जगह G/3, आ गया उत्तर इतना। आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, G की जगह क्या रखोगे, ये रखो 2G/3 रख दो, 3 यहां चला जाएगा तो कितना होगा 2 पाई अंडर रूट 3L अपॉन 2G, ठीक है। ये भी आवर्तकाल हो जाएगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट 3L अपॉन 2G, 3L अपॉन 2G, जितने लोगों ने सी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है, 3L अपॉन 2G, ठीक है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही है वास्तव में, ऐसे भी सवाल जो है ऐसे अभी तक आया नहीं है सवाल, लेकिन अगर आ जाए तो इस सवाल को ध्यान रखना क्योंकि आपकी किताब में पीछे है, ठीक है। ये जो भी टिपिकल चीजें हैं वो हम बता दे रहे हैं। G-A क्या होगा, G-G/3, तो 3G - G 2G/3 हो जाएगा, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G होता है, L बाई G की जगह 2G/3, 3 ऊपर चला जाए 3L अपॉन 2G, ठीक है। इसके बाद 53 नंबर सवाल, 53 नंबर देखिए, 53 नंबर, पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई, पृथ्वी की सतह पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है 99.3 सेंटीमीटर या लगभग 1 मीटर होती है। चंद्रमा पर 1/6 मीटर होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। उपग्रहों के अंदर सेकंड लोलक का दोलन काल अनंत हो जाएगा,
मतलब उपग्रह के अंदर कोई भी सरल लोलक है वो दोलन नहीं करेगा, उसका आवर्तकाल अनंत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान m निम्न में से किसके बराबर है? तो स्मॉल g बराबर क्या होता है? कैपिटल जी m अपान आर स्क्वायर। आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, m का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या गुणा कर दो, कितना आएगा? ये तो आता ही रहता है एग्जाम में, जी आर स्क्वायर स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल जी एम। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर जी आर स्क्वायर अपान कैपिटल जी स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? कैपिटल जी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, कैपिटल जी का विमा m-1 L3 T⁻⁻2 होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल, 55 नंबर है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होगा? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ए विकल्प। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर है, ये भी क्वेश्चन आपको दे दिए हैं टेस्ट में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अनंत पर सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है? 0। पूछा गया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान उच्चतम कितना होता है? तो उच्चतम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अनंत पर 0 होता है। कहां पर? कहेंगे अनंत पर। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके पलायन करके अनंत पे चली जाए, वहां पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा, अनंत पर सबसे ज्यादा मान होगा। ठीक है, 57 नंबर सवाल। स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई की कक्षा में है, मतलब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। उपग्रह का कक्षीय वेग बताना, कक्षीय चाल। वैसे कक्षीय चाल v बराबर होता है √g_m_e अपान स्मॉल r, लेकिन अगर उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, स्मॉल r को re + h कहते हैं, तो कक्षीय चाल या कक्षीय वेग v बराबर क्या होगा? √g_m_e अपान स्मॉल r की जगह re + h हो जाएगा। ये भी सवाल बता चुके हैं, g_m_e अपान re + h। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, √g_m_e अपान re + h हो जाएगा, सी विकल्प। यहां पर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद 58 नंबर देखिएगा। यहां पर एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ 3 घंटे में एक परिक्रमा करता है। यदि भू स्थिर कक्षा की त्रिज्या 36,000 किलोमीटर हो। वैसे देखो भू स्थिर उपग्रह क्या होता है हम बता देते हैं, ये आपके एग्जाम में हो सकता है ना आए, लेकिन भू स्थिर उपग्रह जरूर आएगा। भू स्थिर उपग्रह या उसे तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह, अब इसको छोड़ो, पहले इस बात को समझो। भू स्थिर उपग्रह या इसी का दूसरा नाम है तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली उपग्रह ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल, हेडिंग डालो, भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह। देखो, वह उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है उसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। लिखो, वह उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है उसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, उसे तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। और इसकी ऊंचाई लिख लो, ये जो पॉइंट लिखा 36,000 किलोमीटर। लिखिए, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर लगभग होती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। भू स्थिर क्यों नाम दिया गया? भू मतलब पृथ्वी, स्थिर मतलब रुका हुआ। यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है। लिख लो, भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है, सदैव स्थिर प्रतीत होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद एजी की क्लास करो, इसको कल बताएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाओ।
हमने आप सबको बताया था क्या, ओनियन कल्टीवेशन या प्याज की खेती के बारे में। तो उसको हमने आप सबको कंप्लीट करा दिया था। तो चलिए आज भी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारी क्राफ्ट उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको 4-4 10 क्वेश्चन जो हमारे जीएस के क्वेश्चन होते हैं, किसके जीएस के क्वेश्चन, उसको हम कंप्लीट करा देते हैं। बाई चांस कभी पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी साथ में 2-4 10 क्वेश्चन बोल देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट होता चलेगा। तो उसको भी आप सभी लोग साथ में याद करते चले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे जो पेपर होता है उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर पूछ लेता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, फांसी कब दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, और पूछा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, ये हमारा हो जाएगा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को। और देखो 23 मार्च 1931 को एक दिवस में मनाया जाता है जिसे बोला जाता है शहीद दिवस। क्या बोला जाता है, शहीद दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, या 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्या पूछ लेता है, 23 मार्च को शहीद दिवस कब मनाया जाता है, या 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्या हो जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। उसका अब देखो जो दिवस हमारे कुछ जो होते हैं दिवस पूछे जाते हैं, क्या दिवस पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछ लेता कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस अगर पूछ लेगा तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ लेता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछ लेता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जो 8 मार्च को। तो अगर पूछ लेता किसान दिवस कब मनाया जाता है, हाँ ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस जो मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या पूछ लेता है, किसान दिवस। तो किसान दिवस अगर पूछ लेगा तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। तो ये भी नोट कर लेना कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसके, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, किसके, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। उसके बाद एक अभी आप सबको पता है जो कि जो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहां पर नियम लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में यह नियम लागू हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछ लेता है जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस के रूप में, एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर पूछ सकता है। तो इससे आप सबको बाकी काफी दिवस है उसको एक बार हम आप सबको बता देंगे। हमने बता दिया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को, जो जिसे यानी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब आ जाता है कि दिल्ली चलो, अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने कहा। तो पूछा भी जा सकता है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और कहा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये ध्यान रखना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे,
समुद्रगुप्त को कहा जाता। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। और पूछ लेता कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में आया था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता, समुद्रगुप्त को कहा जाता। किसे कहा जाता, समुद्रगुप्त को कहा जाता। उसका अगर हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। अगर पूछ लेता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक, क्या पूछ लेता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। किसे, हजरत मोहम्मद साहब को। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को, हजरत मोहम्मद साहब को। तो ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। किसे माना जाता है, हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। अब अगर कोई चला जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था, यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, मक्का में। कहां पर हुआ था, मक्का, मक्का में। और मक्का में लगभग कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कब हुआ था, 570 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म का मतलब कब, कहां हुआ था और कब हुआ था, तो मक्का में हुआ था 570 ईसा पूर्व में। कब, यानी 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक, पहला क्वेश्चन हमने बताया, इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था, तो मक्का में हुआ था। कहां पर, मक्का में हुआ था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। उसमें अगर पूछ लेता है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछ लेता है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो हजरत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। कहां पर प्राप्त होता, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। तो ये ध्यान रखना, हजरत मोहम्मद साहब को अगर पूछ लेता ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो हजरत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है। यह भी क्वेश्चन अगर पूछा गया, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है, क्या हो जाएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वह कुरान होता है। क्या होता है, कुरान। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या माना जाता है, तो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है क्या माना जाता है, कुरान। अच्छा बताओ, अगर पूछ लेता कि महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत, कभी कभी जेस में पूछ लेता है कि महाभारत के रचयिता, तो महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है, तो महाभारत की जो रचयिता माना जाता है वेद व्यास को। किसे, वेद व्यास को। ये ध्यान रखना, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है, वेद व्यास को। और रामचरितमानस के रचयिता अगर पूछ लेता कि रामचरितमानस के रचयिता किसे माना जाता है, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के रचयिता किसे माना जाता है, तुलसीदास को। किसे माना जाता है, तुलसीदास को। तो ये ध्यान रखना कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। किसे माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। बहुत लोग समझते हो कि वाल्मीकि, बहुत लोग अगर पूछ लेगा, अगर उसमें रामचरितमानस दे दिया वाल्मीकि आपसे पहला आ गया, तो समझ लो लोग क्या लगाएंगे, वाल्मीकि। लेकिन तो वो वाल्मीकि रामायण के रचयिता अगर पूछ लेगा, किसके, रामायण के रचयिता अगर पूछ लेता है कि रामायण के रचयिता कौन थे, किसके, रामायण के रचयिता, तो रामायण के रचयिता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। कौन सा, महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर रामायण पूछेगा, क्या पूछेगा, रामायण, तो रामायण के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। कौन हो जाएंगे, महर्षि वाल्मीकि। तो इसमें से अगर ये क्वेश्चन देता तो आपको क्लियर होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको बोलना नहीं है। तो पहला महाभारत के रचयिता वेद व्यास माना जाता है। किसे माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। दूसरा हमने बताया रामचरितमानस के रचयिता, तो रामचरितमानस के रचयिता किसे माना जाता है, तो रामचरितमानस के रचयिता माना जाता है तुलसीदास को माना जाता है। किसे माना जाता है, तुलसीदास को माना जाता है। और रामायण के रचयिता किसे माना जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। किसे माना जाता है, महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। ये सब काफी फेमस क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप सबको याद रखना। तो देखो, अगर आप सबका जीएस अगर आप कोशिश करते हो कि 12 से 14 15 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो, तो समझ लीजिए आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या, आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश करना कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छे से हो। कोशिश आप करना कि अच्छा क्वेश्चन आप सबके जरूर हो जाए।
अब देखो ईसाई धर्म के संस्थापक पूछ लेगा क्या? ईसाई। अगर पूछ लेता ईसाई धर्म के संस्थापक, तो ईसाई धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। ये आप सबको पता ही होगा, ईसा मसीह। देखो जीएस हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब पढ़ाते हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। हम आप सबको ऐसे बता देते हैं 2-4-10 क्वेश्चन जो बाई चांस कभी पेपर में अगर हो जाए, पूछ ले तो हो सकता है काफी आप सबके लिए लकी चांस हो सकता है। तो अगर ईसाई धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। किसे माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। उसमें अगर चला जाता है, पूछ लेता है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या होता है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या माना जाता है? बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ, तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा बाइबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइबिल। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ किसे माना जाता है, तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ किसे माना जाता है? बाइबिल। कौन सा माना जाता है? बाइबिल। यानी ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या होता है? बाइबिल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन से थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन से थे? प्रथम 2 शिष्य, ये क्वेश्चन ध्यान रखना अगर पूछ लेता है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे, तो एंड्रूस एवं पीटर थे। कौन से थे? एंड्रूस एवं पीटर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे, तो एंड्रूस एवं पीटर थे। कौन से थे? एंड्रूस एवं पीटर। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना। उसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ये भी क्वेश्चन वो पूछा गया। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? किस पर? सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? पोर्टियस ने। किसने? पोर्टियस ने। तो ये मेरा आज का जो जीएस का क्वेश्चन था, मैंने आप सबको 4-10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे, रामायण के रचयिता हमारे कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि, और रामचरितमानस के रचयिता किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को माना जाता है। किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है। ईसाई धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। किसे माना जाता है? ईसा मसीह को। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा होता है? तो बाइबिल हो जाता है। क्या हो जाता है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या हो जाएगा? बाइबिल हो जाएगा। ईसा मसीह का प्रमुख यहाँ प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो ईसा मसीह के प्रमुख 2 शिष्य थे, एंड्रोस एवं पीटर थे। कौन से थे? एंड्रोस एवं पीटर। उसका ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो पोर्टियस ने इनको सूली पर चढ़ाया था। तो ये ध्यान रखना कि मतलब ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो किसने चढ़ाया था? पोर्टियस ने। अब हम देखते हैं, ये हमारा जो कॉमन जनरल क्वेश्चन था, तो यानी जीएस के, तो उसको हमने आप सबको कंप्लीट करा दिया। अब हम देखते हैं हमारा जो हार्टिकल्चर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्टिकल्चर की क्लास का। तो देखिए कल हमने कौन सी क्लास देखी थी? लहसुन प्याज कल्टीवेशन, ओनियन की खेती के बारे में हमने आप सबको बताया था। क्या? ओनियन कल्टीवेशन या प्याज की खेती के बारे में। आज हम देखेंगे गार्लिक। क्या देखेंगे? गार्लिक, या जैसे बोला जाता लहसुन, क्या बोला जाता? लहसुन। गार्लिक या लहसुन की खेती के बारे में। तो गार्लिक या लहसुन की खेती के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा बोटेनिकल नेम। देखो कल हमने आप सबको प्याज का बोटेनिकल नेम क्या बताया था? एलियम सेपा। क्या बताया था? एलियम सेपा बताया था। लेकिन तो ये हमारा हो जाएगा लहसुन का बोटेनिकल नेम। क्या हो जाएगा? लहसुन का बोटेनिकल नेम वनस्पति नाम। तो ये हमारा हो जाएगा एलियम सटाइवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलियम सटाइवम। तो लहसुन का बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम एलियम सटाइवम हो जाएगा। फैमिली यानी लहसुन हमारा किस कुल का सदस्य है? किस परिवार का सदस्य है? तो एलियेसी, लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी हो जाए। तीनों आप ध्यान रखना। अगर लहसुन की फैमिली पूछ लेता है, चाहे प्याज की फैमिली, दोनों की फैमिली सेम होती है। क्या होती है? दोनों की फैमिली सेम होती है। तो ये सभी की फैमिली हो जाए एलियेसी, लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलियेसी, लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि लहसुन का बोटेनिकल नेम एलियम सटाइवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलियम सटाइवम हो जाएगा। फैमिली हमारा जो फैमिली आपको कौन सा हो जाएगा? एलियेसी हो जाएगा, लिलियेसी हो जाएगा, एम्ब्रिलिडेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलियेसी हो जाएगा, लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या अगर पूछ लेता कि क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती, तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 होता है। तो लहसुन का बोटेनिकल नेम एलियम सटाइवम। प्याज का अगर पूछेगा तो एलियम सेपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलियम सेपा हो जाएगा। लहसुन की फैमिली जो हो जाए एलियेसी, लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस से उत्पत्ति स्थान जो है, सॉरी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रहेगा। ये ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर, इसको आप जरूर ध्यान रखना। ओरिजिन प्लेस रहेगा क्रोमोसोम नंबर, यानी गुणसूत्र की संख्या रहेगा। सॉरी, इसको ध्यान रखना कि क्रोमोसोम नंबर इसमें हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितना होता है? 16 होता है। तो क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या, ओरिजिन प्लेस नहीं रहेगी। क्या? गुणसूत्र की संख्या इसमें कितना होती है? तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहला आ जाता है फल का प्रकार। क्या हो जाएगा? फल का प्रकार। तो लहसुन के जो फल का प्रकार होता है, टाइप ऑफ फ्रूट, तो सीजोकार्प होता है। क्या होता है? सीजोकार्प होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि लहसुन के फल का प्रकार अगर पूछ लेगा तो क्या पूछ लेता? फल का प्रकार, तो सीजोकार्प हो जाएगा। लहसुन के पुष्करम यानी इन्फ्लोरेसेंस या पुष्करम को क्या कहा जाता है? तो अम्बेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्बेल कहा जाता है। देखो गाजर, धनिया, सौंफ, सभी में छत्र के अम्बेल प्रकार का पुष्करम किसमें पाया जाता है? गाजर, धनिया और सौंफ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर, धनिया और सौंफ। तो लेकिन तो ये हमारा लहसुन है और भी पाया जाता। क्या? लहसुन में भी पाया जाता। तो छत्र प्रकार का पुष्करम गाजर, धनिया, सौंफ, लहसुन, इन सभी में क्या होता है? छत्र या अम्बेल प्रकार का पुष्करम
पाया जाता है। इडबल खाने वाला भाग बल्ब है, या जिसे बोला जाता है क्लोव्स या पत्तियां, जिसे बोला जाता है क्या, पत्तियां। देखो अगर लहसुन की हम क्या ऐसे हमारा अगर लहसुन रहता है क्या, ऐसे पूरा लहसुन ऐसे बना बना लेते हैं, ऐसे इसमें पत्तियां ऐसे चारों तरफ से लगी रहती है, जाके ऐसे ये बन जाता है, ये हमारी जगह हो जाएंगे। क्या हो जाता है इसमें एक एक क्लोव्स ऐसे निकलता है, क्या एक एक क्लोव्स ऐसे निकलता है, मतलब ऐसे ही है, इसकी एक एक पत्ती को निकालकर हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, क्लोव्स या पत्तियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोव्स या पत्तियां। तो लहसुन के फल का प्रकार टाइप ऑफ सीजोकार्प हो जाएगा। लहसुन के पुष्करम अम्बेला 17 प्रकार का पुष्करम लहसुन में पाया जाता है। लहसुन का खाने वाला भाग क्लोव्स, अब ध्यान रखना क्लोव्स या पत्ती या कभी कभी बल्ब भी दे सकता है। क्या दे सकता है, क्लोव्स या पत्ती या बल्ब भी दे सकता है।